अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त बिजली के भारी भरकम बिलों के नीचे दब गई है, सरापा एहतजाज है और ऐसे में कमोवेश तमाम सियासी जमातें IPPs के खिलाफ सरापा एहतजाज है और इसमें वो जमातें भी शामिल हैं कि जिनके अपने लीडर्स या उनके अपने पार्टी के लीडरान जो हैं वो बाकायदा इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी IPPs हैं और बाकायदा इस वक्त कौम को एक सॉवरेन गारंटी के नाम से जो है वो एक डराया जा रहा है या क्या किया जा रहा है कि ये IPPs इनका मुआहदा किसी सूरत रिविजिट नहीं किया जा सकता, मनसूख नहीं किया जा सकता, जैसे ये पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी का कोई मामला हो। बहरहाल ऑन बॉटम लाइन के क्या इस वक्त जो सियासी जमातें धरने पर बैठी हैं, बिलखुसूस जमात इस्लामी को इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो बिजली के बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज है, महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ऐसे में कोई सूरत है क्या स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है? क्या IPPs के ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये रिवाइज किए जा सकते हैं, इनको रिवाइज किया जा सकता है या साथ ही साथ जो दीगर जराए से बिजली पैदा करने की बात की जा रही है इसके ऊपर कुछ मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है या नहीं? इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी एक्सपर्ट सैयद फैज़ान अली साहब इस वक्त लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक बहरान सा इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान में और ये एनर्जी मिक्स, सबसे पहले तो एनर्जी मिक्स ही हमारे फेवर में नहीं है। कोई हल है इस सूरत का? क्या पाकिस्तान की आवाम को सस्ती बिजली मैसर हो सकेगी या नहीं, और अगर हो सकती है तो किस तरीके से? जी इमरान साहब, बहुत शुक्रिया अपने शो पे बुलाने का। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि दिन ब दिन जो बिजली की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आवाम पे इजाफी बोझ पड़ता जा रहा है और आवाम बिल्कुल तिलबला उठी है इस गर्मी के साथ साथ बिजली के बिलों की वजह से। जैसा कि आपने पूछा कि क्या इसमें कोई हल है, कुछ इस तरह हो सकता है, तो जी बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इस तरह बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। उस पर चाहे वो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो सोलर की एडिशन है, चाहे वो और मुख्तलिफ़ किस्म की रिफॉर्म्स एजेंडा पे इम्प्लीमेंटेशन है पावर सेक्टर के, तो बहुत सारे इस तरह के स्टेप्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं आवाम को थोड़ी सी मज़ीद जिसको कहते हैं ना बिल पे रिलैक्सेशन देने के लिए। लेकिन इसमें यह है कि इससे आवाम को बिल्कुल कोई गर्ज नहीं होता कि पावर मिनिस्ट्री या हुकूमत क्या स्टेप्स ले रही है। आवाम को एट द एंड ऑफ द डे वो ये देखती है कि जो मेरा बिजली का बिल है, जो मेरे यूनिट की प्राइस है, क्या वो मेरी जेब पे भारी तो नहीं है, क्या वो मेरे लिए अफोर्डेबल है कि नहीं है। बाकी आवाम के पास जितना भी, जिस तरह आजकल IPP का शोर है और बाकी मुख्तलिफ़ चीज़ों का शोर है, आवाम पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ये देखती है कि एट द एंड क्या इससे मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है या मुझे कोई रिलीफ मिल रहा है कि नहीं। तो इसमें टैरिफ स्ट्रक्चर पे अगर आप बात करें तो जैसे आपको पता है कि टैरिफ में दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, कैपेसिटी चार्जेस भी होते हैं, एनर्जी चार्जेस होते हैं। तो इनमें कैपेसिटी चार्जेस और एनर्जी चार्जेस के कुछ रिफॉर्म्स आप करके इस तरीके से आप कर सकते हैं कि इसमें एनर्जी सब्स्टिट्यूशन कर लें या कैपेसिटी चार्जेस किसी तरीके से आपको रिड्यूस कर लें, जो कि हम आगे जाके इस पर बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये एनर्जी मिक्स इस वक्त हम देख रहे हैं कि आपके पास जो हाइडल सोर्स है उससे आप 28% बिजली पैदा कर रहे हैं, थर्मल सोर्स से आप 48%, और थर्मल में जाहिर है कि आपके फर्नेस ऑयल भी शामिल है, आपका कोल, इंपोर्टेड कोल और जो आपके इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं वो भी इसमें शामिल हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि एनर्जी मिक्स जो है सबसे पहले तो वही आपका एक गैर मुतनासिब है, उसको किस तरह से सही किया जाएगा? जी, मैं अपनी पिछली बात कंटिन्यू करते हुए और आपके सवाल को का भी जवाब देते हुए यही कहूँगा कि अगर आप एनर्जी मिक्स के बारे में बात करें तो जितना भी पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स बहुत हद तक जो कंपोनेंट है वो फॉरेन या इंपोर्टेड फ्यूल का है, जिसमें आप LNG की बात कर लें वो भी हम बाहर से प्रोक्योर करते हैं, आप इंपोर्टेड कोल की बात कर लें वो भी हम बाहर से प्रोक्योर करते हैं। और ये जितने भी IPPs या जितने भी पावर प्लांट्स हैं ये मोस्टली 2015 के बाद से लगे हैं। उससे पहले जो 2002 की पॉलिसी के मुताबिक वो रेजिडुअल फर्नेस ऑयल जो हैं उससे लगते थे, वो भी हम इंपोर्ट करते थे। तो इंपोर्ट होने की वजह से जो आपके एनर्जी प्राइस हैं वो एक्सपोज हो जाती है ग्लोबल शॉक्स को।
जब वो ग्लोबल शॉक्स पे एक्सपोज हो जाती है तो उसमें जैसे कोविड के दिन आ गए या खुदा न खासा जैसे अभी रशिया यूक्रेन की वॉर लग गई, तो ये चूंकि आपने सारे US डॉलर्स में आपने प्रोक्योर करने होते हैं, तो फिर देन यू आर एक्सपोज टू द जो फॉरेन एक्सचेंज की वेरिएशन है ना, उस पे जैसे ही कोई ग्लोबल शॉक आता है उस फ्यूल की प्राइस बढ़ जाती है एंड एट द एंड आपको फिर अपनी भी एनर्जी प्राइस बढ़ानी पड़ती है और नतीजा ये निकलता है कि जो एक तो ये भी इसमें कहा जाता है, एनर्जी प्राइसेस है वो आपको फैजान साहब, ये भी इसमें कहा जाता है कि कैपेसिटी पेमेंट्स पहले भी होती थी, लेकिन जब से डॉलर रुपी पैरिटी आउट ऑफ कंट्रोल हुई है तब ये इसका हजम जो है क्वांटम एकदम बढ़ गया है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। टैरिफ को समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। टैरिफ के जैसे मैंने आपको शो के आगाज़ में कहा कि एक कैपेसिटी कंपोनेंट है और एक एनर्जी कंपोनेंट है। हाँ। अब हम एनर्जी जो कंपोनेंट है वो तो जो भी आप एनर्जी जिस एनर्जी से भी यूटिलाइज कर रहे हैं, अपना पावर प्लांट चला रहे हैं, उसको आपकी जब भी अगर कोई एनर्जी की प्राइस वेरिएशन होगी तो वो उतना अफेक्ट करेगा। अब आ जाते हैं हम कैपेसिटी। कैपेसिटी वो चीज़ है कि जो आपने पावर प्लांट्स लगाने के लिए जो कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्टर ने इनिशियली लगाया है उसको उसने एट द एंड आहिस्ता आहिस्ता 10 साल के टेन्योर में रिकवर करना है। अब चूंकि उसने US डॉलर्स में लगाया है तो आपने उसको पे बैक भी वापस US डॉलर्स में करना है ताकि वो इवेंचुअली अपना जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको कवर कर ले। अब जैसे ही हमारे डॉलर की पाकिस्तान में डॉलर की फ्लक्चुएशन होती है तो फिर आपने उसको इंडेक्सेशन देनी होती है, क्योंकि उसने जो भी इक्विपमेंट खरीदा है उसने डॉलर्स में खरीदा है और उसने बाकी अपने वापस इन्वेस्टर को भी डॉलर्स में पे बैक करना है। यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम 2015 की बात कर लें तो उस वक्त अगर डॉलर्स के रेट 102 पे इन्वेस्टमेंट हुई थी, आज डॉलर का रेट 278 है, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स में डॉलर की इंडेक्सेशन की भी क्लॉजेस शामिल होती हैं। तो वहाँ से फिर जैसे ही डॉलर की कीमत बढ़ जाती है आपको उसी के मुताबिक आपको उनकी पे बैक भी आपको करना होता है और इवेंचुअली फिर वो हिट करता है पाकिस्तानी अवाम को। अच्छा, अब जाहिर है कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है सर? हुकूमत के पास क्या है? ये जो बात की जा रही है कि आपका जो इंपोर्टेड कोल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डोमेस्टिक पाकिस्तान के जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं कोल के उनके ऊपर मुंतकिल किया जाए, क्या मुमकिन है ऐसा? जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। अगर आप कैपेसिटी परचेज प्राइस और एनर्जी परचेज प्राइस जो कि दोनों को मिला के हमारा टैरिफ बनता है उस पर बात करें तो 65% ऑफ द ओवरऑल जो हमारा टैरिफ है वो कैपेसिटी चार्जेस होता है और 35% तकरीबन एनर्जी चार्जेस है। अब अगर हम सिर्फ एनर्जी चार्जेस की बात कर लें, एनर्जी चार्जेस अगर हम फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे एनर्जी से बिजली बनाने लग जाएं इंस्टेड ऑफ फॉरेन फ्यूल जो कि आपके पाकिस्तान में ही एग्जिस्ट करता है, तो आपको ये जो डॉलर US डॉलर रुपी पैरिटी है इससे आप बच जाएंगे, एक्सपोज ऑफ नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे थर कोल है, थर कोल से जो बिजली पैदा हो रही है वो उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 40 रुपीज़ पर यूनिट है एज़ कम्पेयर टू जो इम्पोर्टेड कोल से पैदा हो रही है जो कि इस वक्त अराउंड 12 to 13 रुपीज़ है। तो 10 रुपए का यहाँ ही फ़र्क तो बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। कहाँ 4 रुपए 30 पैसे, कहाँ 12-13 रुपए, ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरीके से अगर आप कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी जो जितनी भी आपने इस वक्त लगा दी है आपने ये कोशिश करनी है कि उसी को यूटिलाइज करके फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स आप अपनी जो एनर्जी डिमांड है उसको पूरा करें। एंड हो ये रहा है फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स कि हमारी जो एनर्जी की जो डिमांड है वो डिप करती जा रही है, लेकिन हम अपनी मजीद कैपेसिटी एडअप करते जा रहे हैं। तो जब हम मजीद कैपेसिटी एडअप कर देते हैं इवेंचुअली होता यह है कि वो इट रिफ्लेक्ट्स इन द ओवरऑल कैपेसिटी चार्जेस और फिर अवाम पे मजीद इजाफी बोझ होता है और फिर आपको उसको पे बैक भी करना है। चार्ट्स कहते हैं कि 2021 के बाद से न सिर्फ डिमांड जो है वो कम हुई, उसकी जनरेशन जो है पावर जनरेशन भी कम हो गई। तो ऐसा क्या हुआ 2021 के बाद से जो हम देख रहे हैं ग्राफ नीचे? जी इसमें बहुत सारे वजूहात हैं। कुछ वजूहात रिलेटेड हैं अपने इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से, जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी पाकिस्तान में, उस वजह से इन्वेस्टमेंट कम हुई। आपके 2 सोलर के जो हमने 600 मेगावाट के
हमने बिडिंग राउंड्स किए, अनफॉर्चुनेटली कोई भी इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्टेड नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, तो बिड्स 0 बिड्स आई। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा उसके बरअक्स ये बात करें कि सोलराइजेशन, जो कि रूफटॉप सोलराइजेशन की बात है, चूँकि सोलर की प्राइसेस बहुत डिक्रीज़ हो गई तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने घरों पे नेट मीटर्ड सोलर लगाया, तो उसकी वजह से डिमांड श्रिंक हो गई। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी सोलराइजेशन किया, कैप्टिव सोलर लगाया। सर सोलराइजेशन के हवाले से बात करते हैं, जो एक बड़ा कहा जाता है जनाब बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में सोलर एनर्जी का, लेकिन इस जो ओवरऑल रिन्यूएबल्स की अगर बात करें तो उससे आप सिर्फ 5% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और सिर्फ सोलर स्पेसिफिक हो जाए तो शायद वो 2% से भी कम है। आपके करीब में जो राजस्थान की का जो बॉर्डर है थर का, इंडिया में अगर चले जाएं तो वहाँ भाडला के नाम से जो उनका सोलर पावर प्लांट है वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। क्या फ़र्क है वहाँ के रेगिस्तान में, वहाँ के थर में, वहाँ के राजस्थान में और पाकिस्तान के थर में? यहाँ पे हम ओपन पिट माइन के ऊपर लगे हुए हैं, वो वहाँ पे क्या, दोनों में क्या फ़र्क है? देखें, जहाँ तक इंडिया का सवाल है, हमें एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो बहुत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। 3000 मेगावाट उनकी अभी तकरीबन जो पीक डिमांड है वो है, जिसकी वजह से उन्होंने इवन जस्ट सोलराइजेशन के जो उनके जो प्रोजेक्ट कितनी है, पीक कितनी है, पीक कितनी है इंडिया की पीक? जी 3000 मेगा 3 लाख मेगावाट के 3 लाख उनकी डिमांड, 3 लाख मेगावाट। जी 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 तो उनकी जो सोलराइजेशन की जो टारगेट्स हैं वो अराउंड 1,20,000 1,30,000 के हैं, जिसमें यूटिलिटी स्केल सोलर भी शामिल है। अच्छा, तो अगर उनकी बात करें तो अब ये भदला जो आप पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, दिस इज अराउंड आई थिंक 2250 या 2500 मेगावाट के अराउंड है। तो उसके अगेंस्ट तो उनकी जो डिमांड है उसके अगेंस्ट तो दिस इज जस्ट पीनट्स। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो इनकलाब आ सकता है ना सर, हमारे यहाँ तो इनकलाब आ सकता है ना इससे। जी लेकिन सर इमरान साहब, बस हमने ये देखना ज़रूर है कि हमने अपनी डिमांड के मुताबिक पावर प्लांट्स लगाने हैं। अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता सालों में हुआ ये है कि हमारी एनर्जी डिमांड उस तरीके से राइज नहीं की जिस तरीके से हमारी पीक डिमांड बढ़ी है। पीक डिमांड जो हमारी है वो सारी कूलिंग डिमांड है। अगर हम सर्दियों के बारे में बात करें, सर्दियों में हमारा जो बेस लोड है वो 8500 9000 मेगावाट के अराउंड होता है, जो कि गर्मियों में स्वेल अप होके जो हमारी पीक आती है वो 25000 मेगावाट तक भी चली जाती है। तो ये दिस इज़ ऑल ड्यू टू कूलिंग लोड, ये बेस लोड नहीं है, ये हमारा इंडस्ट्रियल लोड नहीं है। ये 2-3 महीने के लिए आता है, जिसकी वजह से हमें कैपेसिटी प्रोक्योर करनी पड़ जाती है उन 2 महीने 1.5-2 महीने को सर्व करने के लिए। उसके बाद वो सारी कैपेसिटी बाकी 8-10 महीने आइडल रहती है, जिसकी वजह से अब वो जब चूंकि कैपेसिटी आइडल रहेगी, अब हमने उसके कैपेसिटी चार्जेस तो पे करने हैं, तो लिहाजा ज़रूरत ये है कि हमने अपनी डिमांड बढ़ानी है। जब हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी, तब हम बहुत सारे सोलर, चाहे आप थर के कह रहे हैं या हमारे पास ऑलरेडी क्यूए सोलर जो बहावलपुर में है उसमें भी 600 मेगावाट की गुंजाइश है, और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे बलूचिस्तान हो गया, सिंध के बहुत सारा पोटेंशियल है, झिम्पीर में भी सोलर का हाइब्रिड सोलर का पोटेंशियल है। तो हमारी जो इस वक्त बेसिक अबव ऑल जो पावर जनरेशन के ऊपर सारा फोकस है सारी हुकूमतों का, इससे पहले जो आज हम भुगत रहे हैं, असल में जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर जहां पे इन्वेस्टमेंट होना थी पाकिस्तान में वो नहीं हुई। दैट्स द मेन एक रीजन। जी, एक रीजन ये भी है, लेकिन इसको अगर हम टोटली कहें कि ट्रांसमिशन की वजह से ही मसले मसाइल रहे हैं तो ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन एक वजह ये ज़रूर है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी बहुत सारे लॉसेस हैं, अप टू 11, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में तो 30% से भी अबव लॉसेस आ जाते हैं, लेकिन ऑन एवरेज हम तकरीबन 11-12% लॉसेस हम ले लेते हैं। तो जिसकी वजह से ये है कि आपको उस तरीके से रिकवरी नहीं होती। आपके जो एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस हैं, जिसमें जो कमर्शियल लॉसेस में थेफ्ट भी आ जाता है, उसके अलावा और मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, मिस मैचेस आ जाती हैं, या चूँकि डिजिटाइज प्रोसेस नहीं हुआ तो उसमें मैनुअल प्रोसेसेस में गलतियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा, लास्ट में जाते जाती है और एक बात और पूछना चाहूंगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो IPPs के हैं ये रिवाइज किए जा सकते हैं, या ये पार्लियामेंट के अंदर जाके इसमें कानून साजी मुमकिन है कि नहीं? क्या देखते हैं आप?
जी, इसमें इमरान भाई ये आपने ये ज़रूर देखना है कि कौन सी ऐसी क्लॉजेज हैं जिनको हम रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसने अपने बैंक से लोन लेकर इन्वेस्टमेंट की है तो वो तो आपने वापस करनी ही है। उसके अलावा अगर आपका कोई O&M के चार्जेस हैं वो अब जैसे जैसे आप प्लांट मेंटेन कर रहे हैं वो भी उस पर आपने देने ही है। इसमें रिटर्न ऑन एक्विटी एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से अगर आप ये फील करें कि जो रिटर्न है वो आपने बहुत ज़्यादा सारे क्लॉजेस रखने के बावजूद, सारे किस्म के रिस्क उसके एड्रेस करने के बावजूद भी रिटर्न ऑन एक्विटी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप उससे निगोशिएट करके रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्लॉज ये है कि आप अपना जो फाइनेंसिंग है, फॉर एग्जांपल 10 इयर्स जो उसने डेट सर्विसिंग उसका जो पीरियड या डेट को रीपेमेंट को बढ़ा दें, 10 इयर्स है जी, उसको आप 10 इयर्स के बजाय 15 इयर्स कर दें, 5 इयर्स एक्स्ट्रा कर दें। देयर इज अ वे सर, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। ठीक, आप अगर करना चाहें तो बहुत कुछ मुमकिन है, वरना अगर सिर्फ सॉवरेन गारंटी से डराया जाए तो फिर शायद वो ना ही समझे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सैयद फैजान अली साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कोपैमाई के शोबे में एक तारीख रकम हुई। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी हेडलाइंस इसमें बनी। वाकया यह है कि एक साल पहले K2 की कोपैमाई के दौरान एक पोर्टर मोहम्मद हसन शिगरी जो कि वहां पर जा बहक हो गए थे, पूरा एक साल लगा। एक साल बाद उनका जस्द खाकी जो है वो नीचे लेकर आया गया, क्योंकि मौसम इंतहाई सख्त और हालात और रास्ते इंतहाई दुश्वार, तो मुमकिन नहीं था कि उनकी डेड बॉडी को नीचे लेकर आया जाए। ये एक टीम बनी और जो मारूफ कोपैमा है नाइला कियानी, उन्होंने इसको लीड किया। फिर सतपारा फैमिली के 5 मेंबरान जो हैं उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बतौर पोर्टर वो इस ऑपरेशन में शरीक हुए। पाकिस्तान आर्मी की भी इसमें खिदमत, जिनके हेलीकॉप्टर के ज़रिए बेस कैंप से और उसके बाद जो उनके आबाई गांव है वहां पर उनकी मैयत जो है उसको मुंतकिल करना मुमकिन हुआ। इस पूरे मामले के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कोपैमा नाइला कियानी, दुबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नाइला आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मोहम्मद हसन शिगरी कौन था, उसके साथ क्या वाक़या हुआ, इस पूरे वाक़े का ज़रा बैकग्राउंड बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सो हसन शिगरी, जैसे आपने बोला, वो एक हाई एल्टीट्यूड वर्कर था। वो उससे पहले लो एल्टीट्यूड पे पोर्टर था और उसकी पहली पीक थी, और पहली पीक ही K2 माउंटेन था, और वो रो फिक्सिंग टीम में था। तो वो उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आई एम गेसिंग कि उसका शौक था, इसलिए टीम ने उसको जाने दिया। तो बॉटल नेक पे जब पहुंचा तो उधर वहाँ पे एक एवलांच आया था, जिससे वो रस्सी पे ही था, लेकिन कुछ मीटर रस्सी से नीचे लटक गया था बेसिकली। लेकिन उस हाइट पे अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो आपके लिए खुद से ऊपर चढ़ के रस्सी पे वापस आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हुआ ये कि कुछ क्लाइंबर्स ने, फॉरेनर्स और उसकी की फैमिली के कुछ लोग थे, उन्होंने उसको ऊपर खींचा। काफ़ी घंटे लग गए इस दौरान, और उसकी गियर अच्छी नहीं थी, तो उसका जो जैकेट था, डाउन जैकेट, वो ऊपर आ गया, तो उसका स्टमक एक्सपोज था, उसका पेट एक्सपोज था। तो उसको ऑफ कोर्स माइनस में बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो उस वक्त ये हुआ कि बहुत से 100 क्लाइंबर से तकरीबन जो उसको जिंदा छोड़ के उसकी बॉडी क्रॉस करके समिट करके नीचे भी आए, और उन्होंने समिट की सेलिब्रेशन भी की, लेकिन उसका नहीं बताया। तो ये न्यूज़ वर्ल्ड वाइड नहीं, ये उन्होंने बताया ही नहीं, मतलब ऑप्शन के अंदर वो लग गए। ये तो बड़ी बेहिसी की बात नहीं है किसी भी उसके लिए। अब पूरी टीम जाती है, लोग जाते हैं, और ऐसी जगह पे जहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनके अलावा तो शायद कोई भी नहीं होता उसको बचाने वाला। तो ये तो एक बड़ा बेहिसी भी हम इसमें कहेंगे नाइला। बिल्कुल, ये एक तो माउंटेनियरिंग की एथिक्स है। एक तो इश्यू ये है कि हमें पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग कोई भी ट्रेन नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ना कोई और क्लाइंबर ट्रेन है, ना हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स ट्रेन है। लेकिन जनरली जो ट्रेन बाहर से भी आए थे ना, उसमें फॉरेनर्स भी थे, उन्होंने भी इंसानियत दिखाई नहीं बिल्कुल भी। माउंटेनियरिंग एथिक्स को तो छोड़ो, इंसानियत ही उन्होंने नहीं दिखाई। तो अगर कुछ लोग चाहते ना, 5 से 10 लोग 100 में से, तो वो अगर अपना समिट गिव अप करके उसको थोड़ी देर नीचे लेके आते, क्योंकि अगर ये 5 लोग लेके आए हैं तो पिछले साल भी लोग लेके आ सकते थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना समिट, अपनी ग्लोरी को गिव अप नहीं किया बेसिकली। अच्छा, ठीक। तो
तो अच्छा, अब जाहिर है कि मामला इंतहाई संगीन था। वो क्या लॉजिस्टिक और वो क्या जज्बाती चैलेंजेस थे? जाहिर है कि एक जज्बात भी इसमें कभी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये क्या चैलेंजेस थे कि आपकी टीम को फेस करना पड़े और 8,500 फीट बुलंदी पर ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन, पहले तो उसकी डेड बॉडी को उस बर्फ़ के ढेर में से बाजियाब करना, फिर जब बाजियाब हुई तो उसको नीचे लेकर आना, ये कितने बड़े चैलेंजेस थे इसमें? ये इस मिशन को इम्पॉसिबल समझा जाता था, तो मैंने इसको बिल्कुल भी मीडिया में हाईलाइट नहीं किया था, इसके बारे में शेयर नहीं किया था जब तक कि मुझे पता नहीं चल गया था कि बॉडी फोर्स से नीचे आ रही है। तो और जब कुछ फॉरेनर्स ने भी पोस्ट देखी, कमेंट किया कि तो बहुत रिस्की मिशन है, जस्ट बी केयरफुल। तो टीम के लिए भी बहुत मुश्किल था, मेरे लिए भी एज ए लीडर बहुत मुश्किल था, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर उनमें से कुछ किसी को हो जाता कुछ, तो वो फिर हमें और भी ज़्यादा गिल्ट होता, रिग्रेट होता। लेकिन टीम बहुत ज़्यादा, आई पिक द बेस्ट क्लाइंबर्स जो मुझे मेरे सामने जिन्होंने काम किया था, वो भी बहुत मुश्किलात से, मौसम ठीक नहीं था, बॉटल नेक से, फिर उन्होंने आइस में बिल्कुल वो बॉडी अंदर जमी हुई थी, उसको निकाला, नीचे लेके आए। मौसम ख़राब होने के बावजूद उन्होंने अपने बेसिकली वो जज्बात को काबू में रखा, होश में रहे, और दे ऑल्सो मेड श्योर कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हो ताकि मिशन सक्सेसफुल हो। बिकॉज मिशन का सिर्फ ये मकसद नहीं था कि बॉडी भी था, ऑफ कोर्स कि फैमिली को देनी है, लेकिन दूसरा हमारा मकसद ये था कि हम पूरी दुनिया को शो करें। ऑफ कोर्स हमारे इश्यूज हैं, लेकिन हमारे क्लाइंबर्स स्ट्रांग हैं, स्किल्ड क्लाइंबर्स हैं, उनको बस ग्रूमिंग की जरूरत है। तो वो हम ये शो करना चाहते थे, तो इसी को उन्होंने भी अपने माइंड में रखा। अच्छा, वो बात जरा पीछे रह गई कि वो जो इंटरनेशनल सो कॉल्ड, अगर मैं इस वक्त कहूँ कि वो जो क्लाइंबर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, जिन्होंने आके सेलिब्रेट किया, लेकिन ये वाकई रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन हसन शगरी तो पाकिस्तानी था ना, यहाँ पे उसकी मिसिंग, उसका ना पहुँचना, ये चीज़ें मुकामी उसके अंदर रिपोर्ट नहीं हुई। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया या अप्रोच नहीं हो सकी उसकी अपनी फैमिली की। और आपको किसने, ज़ाहिर है कि ये आपको जो टास्क मिला, ये किसने दिया था फिर? बेसिकली फैमिली ने तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी हुकूमत की, जीबी हुकूमत की, और उनको जो इशू ये था कि जो जीबी गवर्नमेंट को जो प्रपोजल्स आए थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे, क्योंकि अगर एक पूरा एक्सपेडिशन इसके लिए जाता है तो वो 2-2 करोड़ तक मांग रहे थे, तो इतना बजट नहीं था। तो वो इसलिए अप्रूवल, हालांकि गवर्नमेंट चाह रही थी इसकी हेल्प करना, तो वो कोई भी एक्सपीडिशन अप्रूव नहीं हुआ था। तो मुझे एक्चुअली समिट विंडो जो थी, जब मौसम सही था, जब सब लोग समिट पे जा रहे थे, उसके 2 वीक पहले फैमिली ने अप्रोच किया, और मैंने तो बी ऑनेस्ट ज़्यादा सोचा नहीं था। आई थिंक कभी कभी सोच समझ के काम करो, तो वो आप देन यू थिंक अबाउट कि क्या चीज़ गलत हो सकती है, आप नहीं करते। आई वेरी क्विकली सेड येस। तो वो सब विंडो से 1 वीक पहले हमें एनओसी मिली थी। अच्छा। और मैंने 2 रीजंस की वजह से किया था, क्योंकि एक तो जो उसके साथ हुआ था वो सही नहीं हुआ था, और एक तो बॉडी फैमिली को जाती, उनका क्लोजर होता। लेकिन ये भी मैसेज था कि एवरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट, कि जरूरी नहीं है कि आप पोर्टर हो या फॉरेनर हो, आपकी लाइफ में कोई फर्क है। दूसरा, अगेन हम यही शो करना चाह रहे थे, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ अभी भी गवर्नमेंट के साथ स्कूल पे, वो यही शो करना चाह रहे हैं कि हमारे ऐसे काम करें, ऐसी हम एग्जाम्पल शो करें कि बाहर फॉरेनर्स हमारे और आए, टूरिज्म प्रमोट हो, हम अपने लोगों को ट्रेन करें। तो वो बस शो करना था कि हमारे लोग बहुत स्किल्ड हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, उनको बस ग्रूमिंग की जरूरत है। ठीक। अच्छा, बॉटल नेक का आपने बताया, बॉटल नेक से वहाँ से उनकी बॉडी जो है वो रिकवर हुई। वो किस तरह से की गई? कितनी गहरी बर्फ़ के अंदर वो धंसी हुई थी, या वहाँ पे उसको डिटेक्ट करना वो कितना बड़ा मसला था? एक वो एक्चुअली अगेन ये मिशन एक तो बहुत ज़्यादा रिस्की था, और उसमें बहुत से, इट वाज लाइक अ पजल पीस, कि हमें पता नहीं था। जब मैंने टीम सेंड की थी, वो 4 दिन में पहुंची, बिल्कुल समिट विंडो से 1 दिन पहले। फिर मैंने उनको बोला कैंप 2 पे जाके वेट करो, जब तक बॉडी का पता नहीं चलता, बिकॉज वी डिडंट नो, हमें पता ही नहीं था। एक तो फंडिंग भी नहीं थी, और हमें पता भी नहीं था कि बॉडी ऊपर है या नहीं है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता था बॉडी नीचे गिर गई है। तो वो हमने फिर रो फिक्सिंग टीम को बोला था कि आप हमें ऊपर जाके बताएं, और जब वो कंफर्म करेंगे 2 से नीचे से हम टीम भेज देंगे। जब वो ऊपर गए तो बिल्कुल, एक तो बॉटल नेक वैसे ही टेक्निकल और डेंजरस एरिया है, क्योंकि वहाँ पे भी जैसे पहले एवलांच से हसन के साथ ये हादसा हुआ था, तो अल्लाह न करे ये दोबारा हो सकता था। तो उन्होंने वो बहुत मेहनत से उस हाइट पे बॉडी को निकालना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, जो उन्होंने किया। फिर जब वो वहां से वो नीचे 4 पे लेके आए थे, तो वो एक हमारा था माइलस्टोन, कि अगर 4 पे आ गए तो दैट्स अ माइलस्टोन, उसके बाद उसको कैंप 1 पे लेके आना है, दैट विल बी द अदर बिग माइलस्टोन।
कितना अरसा लगा इस पूरे ऑपरेशन में? जब बॉटल नेक पे पहुंचे वहां से वो लोग 3 दिन में उसको बॉडी को नीचे लेके आए हैं। और वो इजी, ये एक्चुअली अगर आप नीचे डिसेंड करें तो इट्स अ गुड स्पीड, लेकिन अगर आप बॉडी को लेके 3 दिन में आए तो इट्स एक्चुअली अ मिरेकल इन 3 days। बिल्कुल यकीनन, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन, एक पाकिस्तान की तखा वाक़या जिसे हम कहेंगे, और हसन शिगरी की फैमिली को उनकी जस्द खाकी जो है वो सुपुर्द किया गया 1 साल बाद। ये जो पूरा मामला था, इस पर नायला कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नायला कियानी हमारे साथ मौजूद है। नायला, अभी आपने कहा कि आपकी टीम या आपकी भी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग उस तरह से नहीं है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में वसाइल नहीं है, और ये ऑपरेशन जो है वो बहुत ही इंतहाई आला महारत इसमें दरकार थी। तो फिर भी किस तरह से ट्रेन किया आपने अपनी टीम को, क्या फ़नी महारत जो है वो दी गई? मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में एक भी अभी तक इंटरनेशनली सर्टिफाइड या क्वालिफाइड नहीं है। ना मैं हूँ, ना कोई और है, ना मेरी टीम में से कोई और इंटरनेशनल ट्रेनिंग ली है उन्होंने। और ये जो उन्होंने काम किया, ये आई थिंक बहुत से स्किलफुल माउंटेनियर्स भी नहीं कर पाते। बट ये है कि उन्होंने आगे पीछे से सीखा, उन लोगों ने, उनका कुछ एक्सपीरियंस था, जो आर्मी के साथ भी उन्होंने काम किया। तो आई न्यू, मैंने उनको देखा हुआ था पहाड़ों पे काम करते हुए, तो आई न्यू कि दीज आर द बेस्ट गाइज एंड दे विल बी एबल टू। तो उन्होंने इनफॉर्मल ट्रेनिंग ली थी, और वो बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है स्किल होती है लेकिन आप दिल से काम नहीं करते। आई न्यू कि ये टीम दिल से काम करेगी। तो ऑल्दो कि फॉर्मली क्वालिफाई ट्रेन नहीं है ये लोग, बट आई सॉ कि वो कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें सतपारा फैमिली की एक जज्बाती वाबस्तगी भी आप कह सकती हैं, क्योंकि जितने टीम मेंबर्स हैं वो सब सतपारा से बिलोंग करते हैं, उस फैमिली से। तो एक जज्बाती वाबस्तगी भी है उनकी, एक इंसिडेंट हो चुका है उनके साथ। जी बिल्कुल, वो भी था। और उनको जब मिशन से पहले उनसे था कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने पूरी दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास स्किल्ड है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस हादसे की वजह से और भी बहुत से हादसे हुए हैं जो कि इतने ज्यादा मीडिया पे नहीं आते। हमारा जो ट्रस्ट है ना हमारी हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स का, ऑल्दो दे आर स्किल्ड, लेकिन वो काफी नीचे, ट्रस्ट काफी कम हो चुका है। तो वो, उनको पता था कि ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है पूरी दुनिया को अपनी स्किल्स दिखाने की। तो वो एक तो उनकी वो पर्सनल वाबस्तगी थी, और दूसरा उनके जहन में ये बिगर ऑब्जेक्टिव था कि हमें ये क्यों करना है मिशन। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब जाहिर है कि ये एक नॉन प्रॉफिट बेस के ऊपर ये पूरा ऑपरेशन किया गया, लेकिन इसकी फिर भी कॉस्ट आई होगी, बड़ा खर्चा इसके ऊपर हुआ होगा। तो वो फंडिंग जो वो किस तरीके से अरेंज की, किस तरीके से मुमकिन हुआ? गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन इसमें था? बेसिकली जब हमें प्रोजेक्ट मिला था, एनओसी मिली थी, तो वो ऑलरेडी ही बहुत लेट हो चुका था। लेकिन मैंने ये मिशन इसलिए एक्सेप्ट किया था, बल्कि मुझे आई गेस अल्लाह ताला पे यकीन था कि कहीं ना कहीं से वी डिडंट वांट टू लूज टाइम, क्योंकि अगर टाइम लूज कर जाते तो वो जो पुरानी वेदर विंडो थी जो हमने यूटिलाइज की, वो निकल जाती। तो पैसा आ जाना था, बट ये अपॉर्चुनिटी वी डिडंट वांट टू लूज। तो इसका तकरीबन 70 लाख एक्सपेंस आया है। जो पिछले प्रपोजल गए थे वो तकरीबन 2 करोड़ के थे, और इसमें बिल्कुल भी कोई किसी की, जो इवन मेरे जो लॉजिस्टिक्स पार्टनर हैं इमरान अली, उन्होंने भी अपना कोई प्रॉफिट नहीं, बल्कि मिनिमम कॉस्ट को रखा है। और वी आर स्टिल लुकिंग फॉर फंडिंग। अगले इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी एटलीस्ट कॉस्ट निकलेंगे, बिकॉज वी नीड टू पे जो क्लाइंबर्स ऊपर गए थे उनकी सैलरीज हैं, और वो भी हम 5 लोग हैं, वी वांट टू पे देम 50 लाख 50 लाख, और वो मतलब हर किसी की 10 लाख इज मोर देन एवरेज, मोर देन व्हाट दे यूजुअली गेट। अच्छा ठीक है जी, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह ज़रूर वो वक्त आए। इस पूरे इंसिडेंट से, इस वाक़े के बाद आप क्या समझती हैं इस पूरे ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग की एजुकेशन और उसके जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उसमें किस तरह की तब्दीलियों की ज़रूरत है, या किस तरह की सबसे पहले तो प्रोटोकॉल्स को अपनाने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। एक थी जो किसी को पता भी नहीं था, आई डिडंट नो वो, और ना ही वो लोग फॉलो करते हैं। वो पूरी की पूरी पॉलिसी रिव्यू करके इसमें जो गैप्स हैं वो फिल करके हमें इन्फोर्स करने हैं। मतलब अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम उनको
पीनलाइज करें, उनको फाइन दें, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी अगर इश्यू हो जाए तो किसी को पता ही नहीं है किसको शिकायत करो, किसी के पास शिकायत के लिए जाओ तो उनको भी नहीं पता कि करना क्या है। तो सबसे पहले तो वो काम करना है। फिर उनकी जो ट्रेनिंग है वो एक प्राइम मिनिस्टर ने माउंटेनियरिंग स्कूल का भी ऐलान किया है, उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है, और इन द शॉर्ट टर्म में भी प्लान है कि क्या करना है। और आर्मी ने एक दो एनजीओज हैं वो भी ट्रेनिंग पे काम करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि इस सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया, अप्रिशिएट किया गया, एक्नॉलेज किया गया? अभी आहिस्ता आहिस्ता न्यूज़ बाहर जा रही है। जो कमेंट्स मुझे आए हैं दे वेरी, क्योंकि लोगों, इवन इंटरनेशनली लोग यही कह रहे थे कि इट्स एन इम्पॉसिबल मिशन, तो इसको अप्रिसिएशन इंटरनेशनल लेवल पे मिल रही है। एंड अभी मेरी आपकी कॉल से पहले एक डॉक्यूमेंट्री मेकर थे, दे ऑलरेडी मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हसन शिगरी। तो वो अगर वी कैन शो के उसकी एक्चुअली रेस्क्यू पाकिस्तानी टीम ने किया है तो देन वो बहुत अच्छा मैसेज हम बाहर। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाइला कियानी हमारे साथ मौजूद थी, और यकीनन पहाड़ों जैसा अज़्म, ये उतना बुलंद और पुख्ता अज़्म ही चाहिए इस तरह की मुहिम जोई के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।